हेलो एस्पिरेंट्स। मैं डॉक्टर ऋषभ कुमार आधुनिक भारत का इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। कोविड की सेकेंड वेव आने से पहले हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में लगभग 6 या 7 कक्षाएं कर चुके हैं। अब लेकिन कोविड के सेकेंड वेव आने के बाद मैं ऑनलाइन कक्षाएं भी नहीं ले पाया क्योंकि मुझे खुद कोविड हो गया था। फ़िलहाल मैं स्वस्थ हूँ, अब पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग भी स्वस्थ होंगे और जो लोग स्वस्थ नहीं होंगे वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। अपने विल पावर को मजबूत बनाए रखें। आधुनिक भारत का इतिहास जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था तो हमने उसको 2 भागों में डिवाइड किया था। एक हम लोगों ने देखा था कि हम लोग उसको 1707 से 1857 ईस्वी के बीच में, और दूसरा था 1857 से 1947 ईस्वी के बीच में। ये जो पहला फेज आपका है 1707 से 1857 ईस्वी के आसपास, इसको हम लोग कहते हैं कि यह अंग्रेजों की साम्राज्य स्थापना का समय है आपका। कैसे अंग्रेज एक एक करके भारत को जीतते हैं और अपनी प्रशासनिक नीति, आर्थिक नीति, अपनी सारी व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, शासन की व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, कैसे उन सभी चीज़ों को स्थापित करते हैं। और जो सेकेंड फेज है हमारा वो 1857 से 1947 ईस्वी के बीच, इसको हम लोग भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट सेक्शन को कवर कर रहे हैं। इस पूरे सेक्शन को कवर करने के बाद तो हम लोग सेकंड सेक्शन पर जाएंगे। इस फर्स्ट सेक्शन में हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, जो 3 आंग फांसी से युद्ध हुए, 1757 का प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होकर के 1853 ईस्वी तक के चार्टर एक्ट तक का संवैधानिक विकास, अंग्रेजों की आर्थिक नीति जिसमें मुख्य रूप से उनकी भू व्यवस्था नीति, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, और प्रशासनिक नीति में न्यायिक ढांचे को कैसे उन्होंने, जो वर्तमान हमारा न्यायिक ढांचा है, कैसे उसकी स्थापना उस समय होती है, पुलिस व्यवस्था जो उस समय के स्थापित की गई थी वही आज भी कमोबेश जारी है, और सिविल सेवा की व्यवस्था। ये सारी व्यवस्थाएं उस समय किन, कैसे और किन परिस्थितियों में स्थापित हुई, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। जो काफ़ी लंबे समय के बाद हमारी क्लास हो रही है, इसलिए बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं, वो हमारे लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि 1707 ईस्वी से हमारा आधुनिक भारत का इतिहास आपका प्रारंभ होता है। 1707 ईस्वी का टाइम पे 1707 ईस्वी का जो वर्ष है, यह वह समय है जब मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के बाद पतन की उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जब इतना बड़ा साम्राज्य पतन की शुरुआत होती है तो सबसे पहली चीज़ उसमें होती है कि पूरे भारत में, या जितना भी क्षेत्र, मैक्सिमम जो इंडिया का क्षेत्र उनके कंट्रोल में था, उसमें इनके पतन की शुरुआत होने के बाद कोई केंद्रीय सत्ता मजबूती के साथ उपस्थित नहीं रहती। अब देखिए, जो यूरोपीय कंपनियां हैं, पुर्तगाली हैं, डच हैं, फ्रांसीसी हैं, अंग्रेज हैं, डेनिश है, ये सारी कंपनियां भारत में व्यापारिक कंपनी के रूप में आई। लेकिन इन लोगों ने व्यापार करने के साथ साथ जहां भी मौका देखा क्षेत्रीय विस्तार का या क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित होने का, इन लोगों ने अपने आप को वहां पर क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित। जैसे पुर्तगालियों ने गोवा और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपने आप को स्थापित कर लिया, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी के आसपास अपने आप को स्थापित किया, उसके आसपास अंग्रेजों ने कई जगहों पर उन्होंने बंगाल से शुरुआत की और फिर एक एक करके उन्होंने पूरे भारत को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो हम देखते हैं कि कोई ये बाहर के लोग आते हैं और हमारे देश की आंतरिक राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं। पहले ये देसी रियासतें या जो हमारे जो विभिन्न राजा हैं उनके समक्ष समानता के लिए संघर्ष करते हैं कि भाई हम भी एक दावेदार हैं भारत में, जो ये शक्ति संघर्ष चल रहा है, जो क्षेत्रीय विस्तार या साम्राज्यवादी विस्तार जो संघर्ष चल रहा है, हम भी उसमें एक दावेदार, अपनी दावेदारी सिद्ध करते हैं। और अपनी दावेदारी सिद्ध करने के लिए पहले ये लोग आपस में संघर्ष करते हैं। जैसे आपका उसमें सबसे मेन आपका इंपॉर्टेंट है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ये लोग पहले आपस में संघर्ष करेंगे, उस आपसी संघर्ष में अंग्रेज निकल करके सामने आएंगे। फिर ये इन अंग्रेज लोगों ने भारत की विभिन्न शक्तियों के साथ, मराठों के साथ, निजाम के साथ, मैसूर के साथ, बंगाल के साथ, फिर इन्होंने संघर्ष किया देसी शक्तियों के साथ, और वहां से उन्होंने एक एक करके इन सभी को हराया और फिर यहाँ पर भारत में उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। तो हम देखते हैं ये लोग व्यापारिक कंपनी के रूप में आए और धीरे धीरे ये लोग क्षेत्रीय संघर्ष में उलझते गए और इन्होंने एक एक करके भारतीयों को हरा करके भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की। उसमें 3 नांग फांसी से युद्ध आपके हुए हैं।
1746 से 48, 1749 से 1754 और 1757 से 1763। इसमें से पहला और तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध यूरोपीय मामलों की वजह से स्टार्ट हुआ था, लेकिन दूसरा युद्ध पूर्णतः भारतीय मामलों की वजह से स्टार्ट हुआ था आपका। इस आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में अंग्रेज और अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच भारत में 3 युद्ध होते हैं। बहुत लंबा समय तक युद्ध होता है, लेकिन अंततः वांडीवास के युद्ध के माध्यम से फ्रांसीसी अंतिम रूप से यहाँ पर हार जाते हैं और केवल पांडिचेरी तक सीमित हो जाते हैं। इसी बीच आपका एक इम्पॉर्टेंट युद्ध है प्लासी का युद्ध, 1757 ईस्वी के आसपास होता है आपका। इस प्लासी के युद्ध से ही भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि इस युद्ध से अंग्रेजों को बंगाल जैसा एक बहुत बड़ा प्रांत मिला और साथ ही साथ बंगाल जो कि एक समृद्ध प्रांत था उस समय भारत का, इनको काफ़ी मात्रा में धन संपत्ति हासिल, जिसका उपयोग उन्होंने दक्षिण भारत के रूप को जीतने में किया। तो प्लासी का युद्ध एक मेजर माइलस्टोन है आपका। उसके बाद आपका बक्सर का युद्ध है 1764 ईस्वी के आसपास। अब देखिए प्लासी और बक्सर में अंतर क्या है आपका, युद्ध तो है आपके दोनों, लेकिन प्लासी के युद्ध को वास्तविक युद्ध नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मुख्यतः संघर्ष अच्छे तरीके से हुआ नहीं था आपका। और इसमें हुआ क्या था कि जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसने और कुछ धनी व्यापारियों ने, सेठ लोगों ने अंग्रेजों के हाथों सौदा करके नवाब को बेच दिया। तो उसको एक छिटपुट संघर्ष कहते हैं या उसको एक सौदा कहते हैं कि प्लासी युद्ध वस्तुतः एक सौदा था। तो इसमें अंग्रेजों को अपनी सैनिक शक्ति दिखाने का या प्रूफ करने का कोई मौका इनको नहीं मिला था। तो कुछ लोग कहना है कि वो युद्ध तो था ही नहीं आपका। लेकिन जो बक्सर का युद्ध है आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3 सेनाएं सम्मिलित हैं। अवध के नवाब की सेना सम्मिलित है आपकी, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना है और बंगाल के भगौड़े नवाब की भी सेना आपकी। तीनों की सम्मिलित सेनाओं को उससे कम संख्या में सेना से पराजित किया आपका अंग्रेजों ने। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सैनिक श्रेष्ठता, भाई वो श्रेष्ठ हैं, अब वो श्रेष्ठ हैं और आपको हरा सकते हैं, किसी भी भारतीय शक्ति को हरा सकते हैं और सम्मिलित सेना को भी हरा सकते हैं। इन्होंने अपने आप को स्थापित किया और प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने बंगाल की राजनीति को पर्दे के पीछे से कंट्रोल किया, या कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति को अपने हाथ में लिया। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद हम लोग देखते हैं कि इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलती है। तो बक्सर के युद्ध के बाद कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों के लिए अधिकारों का सृजन किया है आपका। उनको अधिकार मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जो नाम मात्र का ही मुगल सम्राट है, बहुत ज़्यादा पूरे भारत उसकी सत्ता चलती नहीं है, लेकिन अभी भी जो सूबेदारी देनी होती है या दीवानी, जो कुछ भी जो कागजी चीज़ें होती हैं वो भी मुगल सम्राट के नाम से होती है। तो मुगल सम्राट ने 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी और यहीं से आपका पूरा इतिहास, आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों के व्यवस्थित शासन की शुरुआत आपकी यहीं से हो जाती है। अंग्रेजों ने दीवानी तो ली, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से बंगाल शासन अपने हाथ में नहीं लिया। इसीलिए इस काल को 1765-1772 ईस्वी के काल को द्वैत शासन का काल कहा जाता है, जिसकी शुरुआत लॉर्ड क्लाइव ने की थी और लॉर्ड क्लाइव को ही भारत में ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे उसने एंग्लो फ्रेंच वार में अपने प्रतिभा को सिद्ध किया था। तो इस तरीके से आपका हम देखते हैं कि बक्सर के युद्ध तक अंग्रेज अब बंगाल में अच्छे तरीके से स्थापित हो चुके हैं। बंगाल में वो एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में है और साउथ में भी कुछ क्षेत्रों में वो स्थापित हो चुके हैं। अब इसी बीच आपका एक पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 ईस्वी में। अब यह जो युद्ध आपका है वह युद्ध तो हो रहा है आपका मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में आपका। अब देखिए, अब ये युद्ध इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस युद्ध के बाद कहा यह जाने लगा कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह डिसाइड कर दिया कि अब भारत पर शासन कौन नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, जब मुगल साम्राज्य पतन की अवस्था में था तो मुगल साम्राज्य का स्थान लेने की क्षमता, या कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनने की क्षमता यदि किसी में थी तो वह केवल मराठा साम्राज्य में थी। लेकिन मराठा साम्राज्य या मराठा राज्य अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए भारत में, और पानीपत के तृतीय युद्ध में उनकी हार ने यह स्थापित कर दिया कि भारत में उनका राज्य या उनका समाज स्थापित होने वाला नहीं है। इसीलिए पानीपत के तृतीय युद्ध को कहा गया है
कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह स्थापित कर दिया या यह निश्चित कर दिया कि कौन भारत में शासन नहीं करेगा। तो यह जो कथन है आपका वह मराठों के लिए कहा गया है, ठीक, मराठों के लिए कहा गया है। अब देखिए, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि 1853 तक संवैधानिक विकास, हम लोगों ने इसमें देखा था कि 1773 ईस्वी से शुरू होकर के फिर 1784, 1793, 1813, 1833 और 1853 ये विभिन्न चार्टर एक्ट आए हैं जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ब्रिटेन की संसद ने कंट्रोल करने के लिए पास किए थे। वहां पर देखिए, इस एक्ट का नाम ही है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट है कि यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही है भारत में उसको रेगुलेट करना है उन्हें, ठीक। तो इस एक्ट के माध्यम से भारत में आप कह सकते हैं कि इस भारत सरकार या जो कार्यपालिका है उसकी नींव रखी गई है आपके कि भाई भारत का शासन 4 सदस्यों की एक परिषद और गवर्नर जनरल में दे दिया गया। फिर कुछ विवाद वगैरह हुए, कुछ समस्याएं आई जिसको दूर किया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, जिसमें काउंसिल के सदस्यों की संख्या घटा करके 3 कर दी गई और एक आपका गवर्नर जनरल होगा, ठीक। ये आपकी चीजें हुई। फिर उसके बाद से आपका 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट से प्रति 20 वर्ष पर, आप देखिए सब में 20-20 वर्ष का गैप आपका है, प्रति 20 वर्ष के लिए कंपनी के चार्टर को नवीनीकरण किया जाने लगा कि भाई अब अगले 20 वर्ष तक व्यापार कीजिए। और भारत में बार-बार उसमें कहा गया कि आपने भारत में जिन क्षेत्रों को जीता है या जिन क्षेत्रों पर आप शासन कर रहे हैं वह ब्रिटिश साम्राज्य का या कह सकते हैं कि ब्रिटेन की महारानी का क्षेत्र है, जिसे आप तब तक संभाले रखिए जब तक ब्रिटेन की महारानी का विश्वास आपके अंदर है। इसमें आपका 1813 का एक एक्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जैसे आपका हुआ क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिला हुआ था, यानी इंग्लैंड की कोई अन्य कंपनियां, इंग्लैंड के कोई अन्य लोग पूर्वी देशों के साथ कोई व्यापार नहीं कर सकते। लेकिन 1813 ईस्वी में उस एकाधिकार को खत्म कर दिया गया था और यह कहा गया केवल चाय और चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा, बाकी अन्य कोई भी व्यापारिक एकाधिकार लागू नहीं रहेगा। यानी ब्रिटेन के या इंग्लैंड की आम जनता या जो अन्य आप कंपनी बना लीजिए अपनी, आप भी व्यापार करने के लिए भारत में आ सकते हैं। 1813 के एक्ट में ही एक खास बात थी आपकी कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए भारतीयों को शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान किया गया था। फिर 1833 ईस्वी का एक्ट, इसमें चाय और चीन के साथ भी इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य मेनली मुख्य रूप से आपका भारत स्थित क्षेत्रों का प्रशासन संभालना हो गया आपका। उसमें कहा है कि भाई अब आपको क्या करना है, व्यापारिक एकाधिकार आपका समाप्त हो गया, आप आए तो थे व्यापारिक कंपनी के रूप में, लेकिन अब व्यापारिक एकाधिकार आपका समाप्त हो गया और अब आपका मुख्य कार्य क्या है कि अब आप भारत का जो क्षेत्र है या जो भारत में जितने भी क्षेत्र आपने अधिग्रहित किए हैं उसको आप ब्रिटेन की महारानी के लिए संभालिए। फिर 1853 ईस्वी में एक एक्ट आता है, इसमें अब जैसे हर एक्ट में पीछे के एक्ट में कहा गया था कि अगले 20 वर्षों के लिए, लेकिन 1853 के एक्ट में वो 20 वर्ष या कोई समय की सीमा आपकी नहीं दी जाएगी और कहा जाएगा कि जब तक महारानी का विश्वास है या ब्रिटेन की महारानी का विश्वास है तब तक आप संभालेंगे, उसके बाद वो सत्ता आपके हाथ से ले ली जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से संवैधानिक विकास हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद अंग्रेजों की आर्थिक नीति है आपकी, उसमें मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि कैसे उनकी व्यापारिक नीतियों ने यहाँ के सबसे पहले जो शहरी अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से आपका शामिल था, जो पहले तो भारतीय व्यापार, पहले तो उन लोगों ने क्या किया, विदेशी व्यापारियों को भारत के व्यापार से बाहर किया, केवल उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। फिर उनकी अवैध और अविधिक व्यापारिक नीतियों से कैसे भारतीय व्यापारी भी उस भारतीय व्यापार से बाहर हो गए और भारत के व्यापार पर अंग्रेजों का व्यापारिक एकाधिकार आपका स्थापित हो गया। इसके अलावा उनकी आर्थिक नीतियों से कैसे आपका कुटीर उद्योग धंधों का जो शहरी अर्थव्यवस्था के जो जैसे भाई कपड़ा उद्योग है आपका या जो छोटे मोटे उद्योग धंधे थे, कैसे उनका नाश हुआ और कैसे वो लोग भाग करके गांव में गए। और फिर उनकी इन्हीं आर्थिक नीतियों की वजह से भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो लगभग इतने सालों के शासन प्राचीन काल से लेकर के अंग्रेजों के आगमन के पहले तक
वंश बदलते रहे, सत्ताएं चेंज होती रही, लेकिन ग्रामीण व्यवस्था में कोई परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद एक नई चीज़ होती है कि इनकी आर्थिक नीतियों की वजह से जो भारत की आप कह सकते हैं कि परंपरागत ग्रामीण व्यवस्था थी, वह व्यवस्था भी इनके आगमन के बाद टूट जाती है, जो भारत के लिए एक नई चीज़ थी आपकी। उस भू राजस्व व्यवस्था में हम लोगों ने 3 देखा था, अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा आपका था रैयतवाड़ी और तीसरा था महालवाड़ी। तो सबसे पहली बात तो सिंपल सा प्रश्न उठता है कि भाई अंग्रेज एक हैं, भारत एक है आपका, तो ये 3 अलग अलग व्यवस्थाएं क्यों? वो चाहते भाई एक ही व्यवस्था लागू कर सकते थे। तो उसका सिंपल सा जवाब है पहले तो कॉमन सेंस कि भाई अंग्रेजों ने भारत को पूरे एक बार में नहीं आपका जीता है। तो जब उन्होंने बंगाल बिहार को जीता, उड़ीसा तक के क्षेत्र को जीता, कर्नाटक के क्षेत्रों को मिला, तो उन लोगों ने क्या किया, जब तक भाई जब कॉर्नवालिस आएगा आपका, जब कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त को लागू कर रहा है तो जो क्षेत्र अंग्रेजों के पास रहेंगे वहीं लागू करेगा आपका ना। तो इसीलिए चूंकि अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग समय में जीता है, इसलिए अलग अलग व्यवस्थाएं लागू की। अब दूसरा प्रश्न ये है कि भले मान लीजिए चलिए ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग उन लोगों ने जीता, लेकिन अलग अलग क्यों लागू किया? देखिए, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया, उन्होंने उसकी कमियों को देखा और देखा कि भाई जब हमें नुकसान हो रहा है, तब उन लोगों ने क्या किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू की। अब उन्होंने देखिए इसमें कुछ लोग दावा करते हैं, कुछ इतिहासकार, कि उसके पीछे आर्थिक विचारधारा कार्य कर रही थी, लेकिन जो उसका वास्तविक कारण आपका यह था कि उनकी परिस्थितियां, उनकी क्या आवश्यकता थी और क्या उस समय उपस्थित है आपका, उन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने अलग अलग व्यवस्थाओं को स्थापित। जैसे अस्थाई बंदोबस्त में देखिए आप, अस्थाई बंदोबस्त जब लागू कर रहे हैं, अभी ये भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले काफ़ी लंबा समय इनको नहीं हुआ है। अब देखिए इनके पास न तो भाई, चूंकि ये तो एक व्यापारिक कंपनी थे, इनके पास न तो प्रशासनिक क्षमता है, न उतने आदमी हैं और न उनको प्रशासन का अनुभव है कि वह लगान वसूली कर सके। इसलिए उनको तलाश थी एक ऐसे वर्ग की जो उनको राजस्व वसूली करके दे दे। और चूंकि कंपनी इस समय लगातार युद्धों में भी व्यस्त है, आपकी युद्ध कर रही है, विस्तार के लिए प्रयास कर रही है, तो उसको एक निश्चित आय की जरूरत थी। तो उस अपनी आवश्यकता और तत्कालीन परिस्थिति के अपनी मजबूरी की दृष्टि से इन लोगों ने क्या किया, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया, जिसमें जमींदारों को भूमि का मालिक मान लिया गया और कहा गया कि आप हमें लगान वसूल करके दीजिए, उसका 10/11 या 89% हम लेंगे और 11% आप ले लेंगे उसमें। अब उसमें ये तो फिक्स कर दिया कि हम कितना लेंगे, लेकिन जमींदार किसान से कितना लेगा, इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया था। इस तरीके से आपका जब देखेंगे भाई, जब दक्षिण भारत के कई सारे क्षेत्र आते हैं तो उसमें वो लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था स्थापित करते हैं। अब वो स्थायी बंदोबस्त में क्या आपका है कि लगान स्थायी हो गया, अब उसमें वृद्धि आपकी नहीं हो सकती है। तब उन लोगों ने क्या किया भाई, उससे उनको नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में, तब उन लोगों ने क्या किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई। ये तीनों व्यवस्था हम लोग डिटेल में बहुत लंबी क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं हम। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या है आपका, रैयतवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेजों ने किसानों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया, यानी जिसको लगान देना है और जिसको लगान लेना है, उनके बीच में कोई बिचौलिया आपका नहीं रहेगा। इसी तरीके से महालवाड़ी व्यवस्था है आपकी, महालवाड़ी व्यवस्था में लगान के लिए समझौता उस पूरे गांव या पूरे महाल से किया गया। अब इन तीनों ही व्यवस्थाओं में किसानों का पूरा शोषण हुआ आपका, किसान भूमिहीन हुए, निर्धन हुए, ऋणग्रस्तता को प्राप्त हुए, उनकी जमीनें छीन ली गई। अब हुआ क्या था आपका कि अभी तक जमीन बिक्री की वस्तु नहीं थी या गिरवी रखने की वस्तु, या मतलब मेन आप कह सकते हैं बिक्री की वस्तु नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने उसको बिक्री की वस्तु बना दी है। अब देखिए इन लोगों ने भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की। अब जो इन भू राजस्व व्यवस्था में वसूली सुनिश्चित कैसे हो भाई, उनको कैसे इस बात की निश्चितता हो जाए कि हाँ ये सारी चीजें हमको मिलती जाएंगी या हमारा लगान समय समय पर हमको मिलता जाएगा। इसी के लिए इन्होंने न्यायिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की। ये आपका भला करने के लिए दीवानी और फौजदारी का डिवीजन नहीं कर रहे हैं। जैसे न्यायिक व्यवस्था में क्या क्या था इन लोगों ने भाई, पहले अभी तक क्या होता था कि न्यायिक मामले यानी न्याय का मामला गांव में ग्राम पंचायत है, जमींदार भी सुन रहा है आपका, नवाब भी सुन रहा है, या मुगल सम्राट भी एक टॉप मोस्ट अथॉरिटी के रूप में सुनता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, कई चीज़ों पर चेंज किया इन लोगों ने। जैसे न्यायिक व्यवस्था में क्या किया इन लोगों ने, पहले तो उसका डिवीजन कर दिया 2 भागों में, दीवानी और फौजदारी। यानी
जो रेवेन्यू से संबंधित मामले हैं, संपत्ति से संबंधित मामले हैं, वो दीवानी मामले आएंगे आपके, और मारपीट, डकैती, हत्या, लूट, ये सब चीज़ें कहाँ आएंगी आपकी फौजदारी में। ये भारत में अभी तक नहीं थी। न केवल दीवानी और फौजदारी मामलों में डिवीजन किया, बल्कि दोनों के लिए अलग अलग कोर्ट बना दिया इन लोगों ने। अब इसकी शुरुआत होती है आपकी वारेन हेस्टिंग्स के समय में, लेकिन मुख्य रूप से जो चीज़ें आती हैं न्यायिक व्यवस्था में वो आती हैं कॉर्नवालिस के समय में आपके। और उसके समय कॉर्नवालिस ने इसकी संरचना में भी चेंज किया है और इसकी कार्यप्रणाली में भी चेंज किया है, ढांचागत परिवर्तन भी किया है और प्रक्रियागत परिवर्तन भी किया है। इसीलिए कॉर्नवालिस कोड एक शब्द आता है आपका, कॉर्नवालिस कोड यानी कॉर्नवालिस संहिता। यानी कॉर्नवालिस ने जितने भी न्यायिक सुधार किए थे उन सबको एक जगह स्थापित कर दिया गया और उसको क्या कहा गया आपका, कॉर्नवालिस कोड यानी न्यायिक संहिता आपका। ठीक, तो इस तरीके से इन लोगों ने किया, अपनी पुलिस व्यवस्था स्थापित की इन लोगों ने। डिस्ट्रिक्ट, वारेन हेस्टिंग्स ने पहली बार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पद का सृजन किया था। उसने डिस्ट्रिक्ट का जो कह सकते हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट शब्द का पहली बार प्रयोग आपका अंग्रेजों के आने के बाद ही हुआ था आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अंग्रेजों ने शुरू की। तो यहाँ तक हम लोग अपनी पीछे की क्लासेस में ये सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मुख्य रूप से आगे देखते हैं जो मुख्य युद्ध हुए हैं आपके दक्षिण भारत में। एक आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, वो इम्पॉर्टेंट है आपका, और 3 आंग्ल मराठा युद्ध। हम लोगों ने मराठा को 2 भागों में डिवाइड किया था कि एक बार मराठा साम्राज्य के उद्भव कैसे होता है, शिवाजी कैसे मराठा साम्राज्य की स्थापना करते हैं और कैसे वो पेशवाओं के अधीन अपने चरम को प्राप्त करता है, और फिर 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में वो हारता है। तो एक सेक्शन हमारा समाप्त हो गया है। दूसरा सेक्शन हमारा 1775 ईस्वी से स्टार्ट होगा, जिसमें 3 आंग्ल मराठा युद्ध हम लोग को पढ़ने हैं, जिसमें अंततः 1818 ईस्वी तक आते आते मराठा साम्राज्य पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सहायक संधि प्रणाली। तो आज की क्लास में हम लोग प्रयास करेंगे कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध और सहायक संधि प्रणाली को हम लोग इसमें कवर करें। ठीक, आइए देखते। अब आंग्ल मैसूर युद्ध को कवर करने से पहले हम लोग देखते हैं कि मैसूर है क्या आपका पहले, या मैसूर राज्य का आपका कैसे आता है। आप देखिए, जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था तो उस समय, या मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों के, या मुगल साम्राज्य जैसे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत लगभग 73% हिस्सा इंडिया का शामिल था आपका, 70% मान लीजिए, एक रफ एस्टिमेट बता रहे हैं हम। तो अब भाई जब मुगल साम्राज्य मजबूत अवस्था में है तो पूरा एक शक्ति के अधीन है, लेकिन जब मुगल साम्राज्य पतन की अवस्था में हुआ तो विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ आपका, कई सारे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। तो उन क्षेत्रीय राज्यों को 3 तरह के राज्य कहा गया, उत्तराधिकारी राज्य, विद्रोही राज्य और स्वतंत्र राज्य। अब देखिए, इसमें उत्तराधिकारी राज्य कौन कौन से, उसमें मेन सबसे 3 आते हैं आपके, अवध, बंगाल और हैदराबाद। अब इनको उत्तराधिकारी राज्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों राज्यों की स्थापना मुगल साम्राज्य के ही प्रांतीय गवर्नरों ने की है आपकी। ठीक है, उन्हीं के प्रांतीय गवर्नरों ने एक कुछ समय के बाद क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया और फ्रीली बिहेव करना उन लोगों ने शुरू किया, इसलिए इनको उत्तराधिकारी राज्य, क्योंकि वो उन्हीं के प्रांतीय गवर्नरों द्वारा स्थापित थे। दूसरा है आपका विद्रोही राज्य। विद्रोही राज्य वो राज्य थे जो आपके मुगल साम्राज्य से संघर्ष करके, लड़ाई करके, विद्रोह करके था, जैसे मराठा, जाट राज्य है आपका, अफगान और सिख राज्य। ये मुख्य रूप से आपके आते हैं विद्रोही राज्यों की श्रेणी में। और फिर आपके आते हैं स्वतंत्र राज्य। स्वतंत्र राज्य वो राज्य हैं जो न तो उत्तराधिकारी हैं, न मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी हैं, और न ही इन्होंने अपने आप को मुगल साम्राज्य से संघर्ष कर किया। जैसे सबसे मेन उसमें मेजर इंपॉर्टेंट है आपका मैसूर का राज्य आपका है, मैसूर है आपका, केरल का भी राज्य है आपका, और राजपूत राज्य है आपका। ठीक, तो ये 3 तरह के राज्य हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि मैसूर आपका है स्वतंत्र राज्यों की श्रेणी में, यानी न वो मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी राज्य है और न हुआ विद्रोही राज्य। अब देखिए, जो मैसूर का राज्य क्षेत्र है वह राज्य क्षेत्र पहले विजयनगर साम्राज्य में शामिल था आपका। जब विजयनगर साम्राज्य 1565 ईस्वी में समाप्त हो जाता है, विखंडित हो जाता है, तो उसी के अवशेष पर 1612 ईस्वी में मैसूर में ही, मतलब मैसूर राज्य में वाडियार वंश की स्थापना होती है वेंकट द्वितीय के द्वारा। ठीक, तो अब 1612 में स्थापना तो हो गई, लेकिन कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि आप कह सकते हैं लगभग 200 सालों तक, 200 नहीं, लगभग 100-125 सालों तक कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मैसूर के हाथ में नहीं आती है।
मैसूर का उत्थान होता है आपका हैदर अली के समय में, जब 1750 ईस्वी के आसपास या कह सकते हैं कि उसके बाद से हैदर अली मैसूर की राजनीति में एक्टिव होता है और धीरे धीरे करके वो क्या करता है, मैसूर का वास्तविक शासक बन जाता है। हैदर अली के शासक बनने के बाद ही मैसूर का वास्तविक उत्थान आपका शुरू हो जाता है और भारतीय इतिहास में उसकी एक अलग पहचान बनती है। देखिए होता क्या है आपका, मैसूर में हैदर अली 1761 ईस्वी तक सत्ता में वो अपने आप को स्थापित कर लेता है। अब देखिए हैदर अली दूरदर्शी है आपका। हैदर अली देखता है कि भाई अगर अंग्रेजों से संघर्ष करना है, या अब देखिए मध्यकाल का आप कह सकते हैं कि उस समय शक्ति का मुख्य स्रोत क्या हो सकती है, आपकी सेना। जितनी आपकी सेना मजबूत रहेगी उतने शक्तिशाली आप रहेंगे। तो हैदर अली इस बात को देखता है कि आपके पास मजबूत सेना तब हो सकती है जब आपके पास यूरोपीय पद्धति पर आधारित सेना, शस्त्र हो, शस्त्रागार, आपके पास जो भी चीजें हो यूरोपीय पद्धति पर होनी चाहिए। इसके लिए उसने सहायता ली फ्रांसीसियों की। और फ्रांसीसियों में एक बहुत ही एक नाम आता है दे लातूर का, आपका एक फ्रांसीसी सेनापति है। ये नाम दालातूर भी हो सकता है आपका, इसको देख लीजिएगा आप लोग। दालातूर या देलातूर है, फ्रांसीसी सेनापति है जिसने हैदर अली की सहायता की है मैसूर की सेना को आधुनिक बनाने में। इसी क्रम में उसने डिंडीगुल एक क्षेत्र है मैसूर राज्य का, अभी हम मैप जब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे उसको। डिंडीगुल में उसने एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना भी की है। तो कहने का मतलब ये है कि हैदर अली ने मुख्य रूप से सैनिक विकास पर ध्यान दिया, सैनिक क्षेत्र पर ध्यान दिया और अपने सैनिकों को यूरोपीय पद्धति पर संगठित किया। और यही कारण है कि हैदर अली सफल है आपका। हैदर अली सफल होगा, उसकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण है आपका उसकी प्रशिक्षित और आधुनिक सेना, जिसके विकास में उसने फ्रांसीसियों की भरपूर सहायता दी। अब देखिए उस समय की जो परिस्थितियां आपकी हैं 1761 ईस्वी तक आप देखेंगे कि पानीपत का युद्ध हो रहा है आपका, मराठे उधर व्यस्त हैं, अंग्रेज एंग्लो फ्रेंच वार में व्यस्त हैं आपके, और निजाम भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो उसका उस हैदर अली ने फायदा उठाया और पर्याप्त क्षेत्रीय विस्तार कर लिया और उसका क्षेत्र काफी बड़ा हो गया। अब जब क्षेत्र बड़ा हो गया, अब देखिए, अब हम मैप में आइए देखते हैं। ये देखिए आपका मैप है आपका, तो ये देखते हैं ये जो सिलेट पार्ट है आपका, ये मैसूर राज्य है आपका। इधर देखिए ये कर्नाटक का क्षेत्र आपका है। जो कर्नाटक का क्षेत्र है वो अंग्रेजों का संरक्षित है, कह सकते हैं अंग्रेजी प्रभाव वहां पर है। मद्रास अंग्रेज वहां पर हैं, पौंडीचेरी यहाँ पर फ्रांसीसी हैं आपके। इधर देखिए कहीं माही आपका है बीच में, यहाँ इधर कहीं माही आपका है। अब देखिए ये जो पूरा क्षेत्र आपका, इधर देखिए ये आपका मराठाओं का राज्य है, यानी जो उसकी सीमा लग रही है यहाँ पर। इधर आपका निजाम है जो इसकी सीमा भी मैसूर से लग रही है, अंग्रेजों की भी लग रही है। इधर आपका नीचे त्रावणकोर है। अब देखिए यहाँ पर मैसूर है आपका, ये श्रीरंगपट्टनम है और ये बेंगलोर है आपका, यानी ये उनकी श्रीरंगपट्टनम मैसूर राज्य की राजधानी है। तो यहाँ से हैदर अली ने स्टार्ट किया और परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए बहुत तेजी के साथ वह अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता। अब देखिए दक्षिण भारत का क्षेत्र या भूमि तो निश्चित है आपकी। अब जब भूमि सीमित है आपके, लेकिन विस्तार मराठों को भी करना है, निजाम भी चाह रहा है और इधर आपके अंग्रेज भी चाह रहे हैं। तो ये तीनों भाई कहाँ विस्तार करेंगे? जब एक बार उसने वो विस्तार कर लिया अपना, तो कहाँ से विस्तार करेंगे? जब आप हैदर अली को हराएंगे या मैसूर राज्य में आक्रमण करेंगे तो ही आप होगा ना आपका। तो होता क्या था आपके, जैसे भाई जो मराठा होते थे वो बार बार आक्रमण करते थे और सरदेश और चौथ और सरदेशमुखी लेकर के फिर वो निकल जाते थे। तो ऐसा ही हमला एक बार किया उन लोगों ने, मतलब मराठों ने किया, और बदले में हैदर अली को कुछ क्षेत्र और कुछ पैसे उनको देने पड़े। अब देखिए होगा कि आपका कि 1765 ईस्वी तक आते आते निजाम और अंग्रेजों के पहले मित्रता हो गई, भाई आपस में इन लोग की मित्रता होगी कि आओ हम लोग मिल जाते हैं और मैसूर राज्य पर आक्रमण करके उसके कुछ क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में ले लेंगे और अपने साम्राज्य में शामिल कर लेंगे। अब इस संघ में, इस गठबंधन में मराठे भी आपके शामिल हो जाएंगे। तो 1766 ईस्वी की स्थिति आपकी यह है कि एक संघ बन गया है जिसमें निजाम भी है आपका, निजाम भी है, मराठे भी हैं और अंग्रेजी, ये तीनों मिल करके मैसूर राज्य पर हमला करना चाहते हैं और उसके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन हैदर अली, अब देखिए हम कह रहे हैं कि हैदर अली सैनिक दृष्टि केवल योद्धा ही नहीं है, वह एक कूटनीतिज्ञ भी है। उसने बहुत ही चतुराई से निजाम और मराठों को अंग्रेजों से अलग कर लिया। मराठों से उसने बात की कि भाई आपको जो क्षेत्र चाहिए और जो आपके चौथ और सरदेशमुखी होती है वो आपको हम देते रहेंगे और
आप यहाँ से अलग हो जाइए। निजाम को भी कुछ क्षेत्र का लालच दिया और निजाम में क्या होगा, अंग्रेज वहाँ से आपके अलग हो गए। तो अब बचा कौन आपके, केवल अंग्रेज बचे। निजाम भी अलग हो गया और मराठे भी अलग हो गए, बचे केवल अंग्रेज। और दूसरी तरफ कौन है आपका, यानी अंग्रेज वर्सेस हैदर अली आपके, ये मामला आपका बना। अब देखिए, अब जो कारण है आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार का, केवल यही नहीं कि भाई दोनों साम्राज्यवादी विस्तार चाहते हैं, भाई हैदर अली भी चाहता है और अंग्रेज भी चाहते हैं। और हैदर अली इस बात को समझता है कि अंग्रेजों को इस क्षेत्र से समाप्त करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये क्या करेंगे, एक एक करके विभिन्न क्षेत्रों को ये लोग जीतते जा रहे हैं। तो एक तो कारण है आपका कि दोनों की साम्राज्यवादी विस्तार की इच्छा है। दूसरा, हमने बताया ना कि भाई पहले से ही अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की शत्रुता चली आ रही थी। हमने 3 एंग्लो फ्रेंच वार भी देखे थे। अब यहाँ पर आपका हैदर अली ने क्या किया था, उसने फ्रांसीसियों से मित्रता की थी और फ्रांसीसियों की सहायता से ही वह क्या हुआ था, अपने आप को इतना पावरफुल बना पाया था। तो फ्रांसीसी अगर हैं हैदर अली के साथ, यानी फ्रांसीसी भारत में मजबूत अवस्था में, या कह सकते हैं कि उनकी उपस्थिति भी बनी हुई है, जो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए एक खतरा है। अंग्रेज अपने लिए उसको एक खतरा मानते थे। इसीलिए वो 2 स्तरों पर भाई वो उनका मानना था कि यदि हम मैसूर राज्य को समाप्त करते हैं या उसके क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेते हैं तो हमारे साम्राज्य का विस्तार भी होगा और फ्रांसीसियों को भी हम वहां से हटाने में सफल होंगे। तो वो षड्यंत्र भी कर रहे थे। उसी षड्यंत्र का परिणाम है, आपको एक प्रूफ है कि उन्होंने क्या किया था, निजाम और मराठों के साथ एक संधि किया, मतलब एक तरीके से अपना उन्होंने एक गठबंधन बनाया। दूसरी तरफ देखिए, एक बार एक घटना भी हुई थी आपकी, हैदर अली द्वारा एक अंग्रेजी बेड़े को नष्ट भी कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें हैं जो युद्ध की परिस्थितियों को आवश्यक बना रही हैं और यही होगा 1767 ईस्वी में अंग्रेजों से युद्ध आपका प्रारंभ हो जाएगा। अब प्रारंभ में क्या होगा भाई, युद्ध तो स्टार्ट हो गया आपका। अब शुरुआत में जो उनका जनरल स्मिथ है, जो उनका सेनापति, उसको 1-2 जगहों पर जीत मिलेगी, लेकिन फिर आगे वो जीत नहीं पाएगा और हैदर अली बहुत तेजी के साथ उन पर हमला करेगा और मंगलौर पर अधिकार कर लेगा आपका। ठीक, यानी हैदर अली क्या है, एक भारतीय शक्ति अंग्रेजी शक्ति के तुलना में ज़्यादा मजबूत अवस्था में आप देखेंगे। पहले मतलब और अन्य का एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। यह इस कंडीशन में मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ये है कि हैदर अली मजबूत अवस्था में है और इस अवस्था में जब मद्रास की संधि होती है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेज क्षतिपूर्ति दे रहे हैं। युद्ध का हर्जाना अंग्रेज ले नहीं रहे हैं, अंग्रेज युद्ध का हर्जाना आपका दे रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। मतलब 1769 मद्रास की संधि होती है। मद्रास की संधि के माध्यम से दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्रों को वापस कर दिया। अंग्रेजों ने क्षतिपूर्ति भी दी और कहा कि भाई हम संकट के समय में एक दूसरे की सहायता करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो सैनिक सहायता का वचन है, यह एक मेजर रीजन है आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का। अब देखिए, अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार का समाप्त हो गया, उसमें श्रेष्ठता सिद्ध हो रही है मैसूर राज्य की और अंग्रेज यहाँ पर क्या है आपके बैकड्रॉप में है। और अंग्रेज भाई देख रहे हैं कि चलो ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई एक संधि किया कि भाई संकट समय हम आपकी सहायता करेंगे और आप हमारी सहायता करेंगे। लेकिन होगा क्या, 1771 ईस्वी में मराठों का फिर आक्रमण होगा मैसूर राज्य पर, लेकिन उस समय अंग्रेजी सहायता उनको नहीं मिलेगी। तो हैदर अली उसी समय आपका शुरू से ही क्या है आपका अंग्रेजों से काफी रुष्ट है कि इन लोगों ने क्या किया है, उस संधि का उल्लंघन किया है और हमें जब सहायता की जरूरत थी इन लोगों ने हमें सहायता वो नहीं दी है। तो एक तो रीजन ये है आपका। दूसरा, अंग्रेजों ने माही पर अधिकार किया। माही कहाँ है आपका, माही क्षेत्र है आपका फ्रांसीस, जहाँ पर फ्रांसीसी हैं। अब भाई चूंकि हमने बताया ना कि हैदर अली की सहायता फ्रांसीसी कर रहे हैं, उसकी सेना को सपोर्ट मतलब आधुनिक बनाने में, प्रशिक्षित करने में, कुछ सेनापति भी हैं, कुछ सैनिक भी हैं, तो माही में वो लोग हैं। अब देखिए होगा कि आपका ध्यान होगा आप लोगों को 1776 ईस्वी में अमेरिका में क्रांति होती है। अमेरिका में जब क्रांति होती है अंग्रेजों के खिलाफ होती है, क्योंकि अंग्रेज ही वहाँ पर शासन कर रहे थे, तो क्रांति होती है आपकी। उस क्रांति में फ्रांसीसी साथ देते हैं विद्रोहियों का, यानी अमेरिका के लोगों का। तो फिर से एक बार अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच तनातनी आपकी शुरू हो जाती है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव है। ठीक है, तो वो अब आपका लंबे समय तक चलता भी है आपका। उसी प्रभाव के मद्देनजर माही क्षेत्र में जो फ्रांसीसी बस्ती थे उस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अब माही आपका आता है हैदर अली के क्षेत्र में,
अब हैदर अली ने इसे स्पष्ट रूप से क्या माना कि भाई ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, हैदर अली पहले से ही रुष्ट था आपका उनकी तरफ से कि भाई 1771 में मराठों ने आक्रमण किया लेकिन आपने हमारी सहायता नहीं की। तो अब युद्ध की पृष्ठभूमि आपकी जब माही पर अंग्रेजों ने अधिकार किया तो हैदर अली क्या हुआ, एक्टिव हो गया और उसने युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दी। अब उसने न केवल युद्ध की तैयारी करनी शुरू की बल्कि उसने कूटनीति से मराठों और निजाम को भी अपनी ओर मिला, यानी जो काम अंग्रेजों ने किया था उस समय वही काम हैदर अली ने इस बार कर लिया सेकेंड वॉर में, और उसने एक त्रिकूट संधि का निर्माण किया जिसमें मराठे और निजाम अब किस तरफ हैं, आपकी हैदर अली की तरफ है। जब युद्ध प्रारंभ होता है, आपका युद्ध प्रारंभ होता है कर्नाटक की राजधानी, हमने बताया कि कर्नाटक आपका अंग्रेजों का संरक्षित क्षेत्र है, यानी अंग्रेजों का प्रभाव वहां पर है, आप उसे अंग्रेजों का ही राज्य मान सकते हैं। अर्काट पर आक्रमण करते हैं, अर्काट पर आक्रमण करेगा हैदर अली और जीतता भी है आपका, और यहीं से आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो 1780-1784 तक चलता है ये आपका शुरू हो जाता है। अब देखिए, अब वहां पर कर्नल बेली और मेजर मनरो के नेतृत्व में दो सेनाएं भेजी जाती हैं, लेकिन दोनों ही सेनाएं पराजित हो जाती हैं इस समय आपकी, और उनको जीत नहीं मिलती है। अब देखिए, कहा गया है कि अंग्रेजों के औपनिवेशिक इतिहास में या कह सकते हैं उनके साम्राज्यवादी इतिहास में यह उनका सबसे बुरा समय माना जाता है। 1770 ईस्वी के मतलब 1770 ईस्वी के 1775-76 ईस्वी से लेकर के 1782-83 या कह सकते हैं कि 83 ईस्वी तक का समय बहुत ही बुरा समय माना जाता था। क्यों? यह उनके लिए सबसे निम्न दशा का समय है। देखिए, एक तरफ आप देखिए 1776 में क्या चल रहा है, आपका अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, और आप सभी जानते हैं कि अमेरिका में ये लोग हार जाते हैं और अमेरिका विश्व का पहला उपनिवेश बनता है जो अपने उपनिवेशवादी देश से आज़ाद होता है और एक लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित करता है। तो एक बड़ा उपनिवेश उनके हाथ से निकल जा रहा है। आप देखिए, बहुत बड़ा उपनिवेश था आपका जो उनके पूरे हाथ से पूरे तरीके से निकल जा रहा है। इसी समय आपका 1775 से 1782 तक का जो समय आपका है वो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का भी है आपका। जब हम लोग एंग्लो मराठा वार पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे। तो और इस वार में भी अंग्रेजों की कई जगहों पर हार हुई है और उनको अंततः फर्स्ट एंग्लो मराठा वार से कोई लाभ उनको नहीं प्राप्त हुआ है। यानी अमेरिका में भी हार रहे हैं, मराठों से भी हार रहे हैं, और यहाँ आपका मैसूर से भी हार। इसीलिए कहा गया कि अंग्रेजों के लिए सबसे बुरा समय है। लेकिन उन्होंने बुद्धिमानी से किया आपका 1782 ईस्वी के भाई सालबाई की संधि होती है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में। तो उस सालबाई की संधि से होगा क्या, आपका अंग्रेजों ने सबसे बहुत उनकी बड़ी उपलब्धि है कूटनीति की, उन्होंने क्या किया, मराठों को हैदर अली से अलग कर लिया और निजाम को भी जिस क्षेत्र की उसको तलाश थी वो क्षेत्र दे करके उनको अलग हो गए वो लोग वहां से। मतलब निजाम भी अलग हो गए और मराठे। अब हैदर अली आपका अकेला पड़ गया, और उसी समय आपका वारेन हेस्टिंग्स ने मेजर जनरल आयरकूट के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी, और उस सेना से 2-3 जगहों पर हैदर अली आपका हारेगा। और जैसे मेन आपका उसमें पोर्टिनोवा का युद्ध आपका है जिसमें हारता है आपका, और हारता है 2-3 जगह हारता, लेकिन फिर भी आपका वो संघर्ष करता रहता है। लेकिन इसी बीच आपके हैदर अली 1782 ईस्वी में मृत्यु हो जाएगी। अब मृत्यु होने के बाद जो शासन की शक्ति है या जो राजा बनेगा वह उसका पुत्र टीपू सुल्तान बनेगा। अब यहाँ पर देखिए कि टीपू सुल्तान ने शासक बनने के बाद तुरंत ऐसा नहीं कि युद्ध को उसने रोक दिया या तुरंत संधि करने का प्रयास किया। टीपू ने बहुत ही मजबूती के साथ युद्ध को जारी रखा, मतलब उसने युद्ध को जारी रखा और लगभग 1782 से 1784 ईस्वी तक उसने युद्ध को कंटिन्यू रखा आपका। ठीक है, तो युद्ध आपका कंटिन्यू हो, यानी पीछे हटने वाला मैसूर राज्य आपका नहीं है। अंततः आपको 1784 ईस्वी में दोनों देख रहे हैं कि भाई हमने बताया कि पहले ही उनकी स्थिति बहुत खराब है अंग्रेजों की, पूरा अमेरिका उपनिवेश उनके हाथ से निकल गया, मराठों से हार खाई उन्होंने, इतना लंबा संघर्ष किया लेकिन कुछ लाभ उनको नहीं हुआ, और यहाँ भी युद्ध हो रहा लेकिन कोई लाभ उनको होता नहीं दिख रहा है। इसलिए उन्होंने 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि कर ली, और मंगलौर की संधि के माध्यम से सेकेंड एंग्लो मैसूर वार आपका समाप्त हो जाएगा, और इस संधि के माध्यम से दोनों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस कर लिया, और साथ ही कहा कि भाई हम लोग क्या करेंगे, भविष्य में मैत्रीपूर्ण व्यवहार एक दूसरे के साथ करेंगे। अब देखिए, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार की जब समाप्ति होती है तो इसको
भाई कह तो दिया उन्होंने कि भाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे, लेकिन इस संधि को उन्होंने केवल अंग्रेजों ने अपने आप के लिए कह सकते हैं कि सांस लेने भर का समय मांगा कि भाई अभी हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, हम कुछ डिसिसिव करने की स्थिति में, कुछ निर्णायक करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा गैप चाहिए। जब हम मजबूत हो जाएंगे तो फिर हम क्या हो जाएंगे, वापस आकर के फिर इस मैसूर के साथ हम लोग संघर्ष करेंगे। अब देखिए यहाँ तक आपका है 1784 ईस्वी तक। अब ये जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार है, सेकंड एंग्लो मैसूर वार, दोनों ही युद्धों में, दोनों ही प्रथम द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को बहुत बड़ी उपलब्धि आपके हासिल नहीं होती, बल्कि उल्टे उनको काफ़ी हद तक नुकसान ही होता है। न उनको कोई क्षेत्र मिला, न कोई उपलब्धि मिली आपकी। बस एक उपलब्धि इनकी इस बीच यही रहेगी आपकी कि ये लोग जो एक संघ बनने का प्रयास किया था हैदर अली ने कि भाई निजाम, मराठे और मैसूर मिल करके किसी विदेशी शक्ति के खिलाफ एक संघ जो बना रहे थे ये लोग, वो संघ को तोड़ने में अंग्रेज सफल हो जाएंगे। बाकी और कोई उपलब्धि इनकी इस समय आपकी इनके बीच नहीं मिलेगी। अब जो आगे के 2 युद्ध है वो आपके निर्णायक है, क्योंकि उन्हीं दोनों युद्धों के बाद आपका पूरा मैसूर राज्य आपका लगभग समाप्त हो जाएगा। अब देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1790 से 1792 ईस्वी के बीच में। ध्यान दीजिएगा, किसी किसी बुक में 1789 से 1792 आपका देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से हम लोग कहें कि जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1790 से 92 तक है। 89 क्यों कहते हैं वो अभी हम आप लोग को जिक्र कर रहे हैं। देखिए होता क्या है आपका, त्रावणकोर, हमने जब मैप हम लोगों ने देखा था कि उसके जस्ट नीचे, मैसूर के जस्ट नीचे आपका त्रावणकोर का राज्य है, आपका एक देशी रियासत है। त्रावणकोर उस समय क्या कर रहा था, अपनी सीमाओं की घेराबंदी कर रहा था। उस सीमाओं की घेराबंदी में उसमें 2 दुर्ग उसको आवश्यक थे कि भाई वो दुर्ग मिल जाते तो उससे उसका जो घेराबंदी हो मजबूत हो जाती। वो जो दोनों दुर्ग थे वो कोचीन रियासत के अंदर डचों के पास थे। उन्होंने डचों से वो दुर्गों को खरीदने की कोशिश की। अब लेकिन मामला ये था कि वो जो कोचीन रियासत के अंदर जो दोनों दुर्ग थे वो दोनों आते थे कोचीन रियासत के अंतर्गत, और कोचीन रियासत भाग था आपका मैसूर का। तो जब मैसूर के अंतर्गत आता है कोचीन रियासत, तो जब आप दुर्ग लेंगे तो जाहिर सी बात, इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, मैसूर राज्य की सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। तो त्रावणकोर राज्य एक छोटा सा राज्य है आपका, बहुत मजबूत नहीं है आपका है, अब मैसूर की तुलना में काफी छोटा राज्य आपका है वो, और कमजोर भी है। तो त्रावणकोर ने जब इस तरह की कार्रवाई की, तब इसकी वजह से टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर के ऊपर 1789 ईस्वी में आपका हमला कर दिया। ध्यान दीजिएगा, 1789 में टीपू सुल्तान ने हमला कहाँ किया है, त्रावणकोर के ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर हमला नहीं किया है। अब जब त्रावणकोर के ऊपर हमला किया तो अंग्रेजों ने त्रावणकोर के पक्ष में युद्ध की शुरुआत कर दी। क्योंकि भैया ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि त्रावणकोर आपका संरक्षित राज्य है, संरक्षित राज्य था अंग्रेजों का। जैसे आज भूटान हमारा क्या है, भारत का संरक्षित राज्य है ना, यानी भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी, भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत ने ले रखी है। वैसे ही 1784 ईस्वी में आपका त्रावणकोर और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें अंग्रेजों ने सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी ली थी। तो अब देखिए मामला यह है कि एक त्रावणकोर जैसे एक 2 दुर्ग का मामला है। अगर ये जयकोटे और क्रगानूर आपका दुर्ग का नाम आपका है, तो अगर चाहता तो युद्ध को रोका जा सकता था। भाई जो 2 दुर्ग का मामला है, आपस में बैठे बातचीत कीजिए, आप लोग मामले को सुलझा सकते हैं। या त्रावणकोर एक छोटा सा राज्य है भाई, त्रावणकोर भी इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा दुस्साहस नहीं करता यदि उसके पीछे अंग्रेजों का हाथ आपका नहीं होता। तो तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध भाई छोटा सा विवाद था, जिसमें अंग्रेजों, प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के साथ कोई विवाद नहीं था, लेकिन हमने पहले कहा था भाई अंग्रेज शुरू से क्या है, उनकी नीति साम्राज्यवादी है, वो विस्तार करना चाहते हैं, उनकी पूरी कोशिश, हर जगह प्रयास रहता है विस्तार करने का। तो ये लोग तो बहाना खोज रहे थे। ये लोग, हमने बताया ना 1784 ईस्वी में संधि के बाद ये लोग अपने आप को मजबूत करने का समय चाह रहे थे। मजबूत हो गए ये लोग, तब इन लोगों ने क्या किया, उन्होंने बहाना खोजा और त्रावणकोर पर हमले से उनको एक बहाना मिल गया। अब देखिए जब इस समय युद्ध हो रहा है, उस समय आपका है जो गवर्नर जनरल है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस है। आप कॉर्नवालिस के बारे में जरा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो कॉर्नवालिस वहाँ भी सेनापति के रूप में कार्य किया था और हार करके आया था।
तो कॉर्नवालिस के ऊपर एक कलंक भी था कि भाई तुम एक उपनिवेश को हारे हुए, मतलब उसकी हार में तुम्हारी भी भूमिका है। तो कॉर्नवालिस क्या चाह रहा था कि उसको भी मौके की तलाश थी कि कैसे वह अपने इस हार के कलंक को धोए। अब देखिए मामला ये हुआ था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में स्पष्ट रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया था कि अब आप क्षेत्र विस्तार का कोई प्रयास नहीं करें, यानी युद्ध वगैरह आप नहीं करेंगे। लेकिन जस्ट उल्टा हुआ है आपका। कॉर्नवालिस ने मौके की तलाश की और त्रावणकोर के रूप में उसको मौका मिला और उसने क्या किया, आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। तो 1789 में आपका त्रावणकोर पर हमला किया टीपू सुल्तान ने। उस हमले के विरोध में 1790 ईस्वी से आपका शुरू हो जाएगा आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वार। अब इसमें आपका क्या है, ये आपके क्या नाम है, निजाम और मराठे फिर से आपके अंग्रेजों के साथ आ जाएंगे। यानी टीपू सुल्तान के, जैसे भाई उसके पिता के साथ तो संबंध था, लेकिन टीपू सुल्तान देसी राज्यों के साथ कोई संबंध नहीं बना पाया, कह सकते उसने बनाने का प्रयास नहीं किया। और आपके निजाम और मराठे ये दोनों चले गए आपके अंग्रेजों के पास। यह और एक बहुत महत्वपूर्ण समय है आपका, जब तीनों के सम्मिलित सेनाओं ने मिल करके आपके मैसूर राज्य के अधिकांश क्षेत्रों पर हमला किया, उसको जीत लिया। और 1792 ईस्वी में वो लोग पहुंच जाएंगे श्रीरंगपट्टनम, उसकी राजधानी तक। जब वो राजधानी तक पहुंच जाएंगे, जब टीपू सुल्तान को लगा कि अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है, तब उसने क्या किया, संधि का प्रस्ताव रखा। और संधि के माध्यम से लगभग टीपू के राज्य का आधा भाग अंग्रेजों, निजाम और मराठों ने आपस में बांट लिया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैप को। जो क्षेत्र निजाम के राज्य के आसपास के थे, यानी कृष्णा और पेन्नार के बीच का क्षेत्र आपका निजाम को मिल गया। अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण क्षेत्र लिए, बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार ये ले लिए। और मराठों को तुंगभद्रा यानी उनकी सीमा के पास के इलाका उनको मिल गया। ये क्षेत्र मिले। इसके साथ ही साथ युद्ध के हर जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए की डिमांड कॉर्नवालिस ने रखी। जब 3 करोड़ रुपए की डिमांड रखी भाई, जब वो पूरा पैसा देने में सक्षम नहीं था, तो उसने कहा कि तुम अपने 2 पुत्र बंदी के रूप में गिरवी रखो हमारे पास, जब पूरा पैसा दोगे तब तुम इसको ले जाओगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर तीसरा एंग्लो मैसूर वार आपका समाप्त हो रहा है। और इस थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बाद महत्वपूर्ण रूप से मैसूर राज्य काफ़ी कमज़ोर होगा और उसका लगभग आधा राज्य आपका अंग्रेज, निजाम और उनके पास ले लिया गया। अब देखिए कहा जाता है कि यदि कॉर्नवालिस चाहता तो पूरे मैसूर राज्य को अपने कब्जे में कर सकता था। भाई वो जीत की अवस्था में था, एकदम राजधानी तक था, लेकिन उसने जानबूझ करके केवल आधा भाग ही लिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट जारी करता है कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बाद कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली हुए बिना शत्रु को पर्याप्त रूप से कमजोर कर दिया है। अब यहाँ पर मित्र कौन है आपके, निजाम और मराठे, और शत्रु कौन है आपका, मैसूर राज्य। अब देखिए हमने कहा मित्रों को शक्तिशाली हुए बिना, यानी भाई मित्र आपके साथ युद्ध लड़ा लेकिन आपने अपने मित्र को शक्तिशाली होने नहीं दिया। क्यों, कैसे, जैसे भाई आपने जो क्षेत्र लिया है बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार, ये व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और सामरिक दृष्टिकोण से भी। अब बाकी जो इन लोगों ने लिया, इन क्षेत्रों की तुलना में वो क्षेत्र कम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दूसरा हमने कहा कि भाई अगर कॉर्नवालिस चाहता तो पूरा साम्राज्य हासिल कर सकता था, लेकिन यदि पूरा मैसूर राज्य जीतता तो उस पूरे मैसूर राज्य का बंटवारा तीनों के बीच में होता। और एक समय स्थिति ऐसी आ रही थी कि इन तीनों के बीच में विवाद होने की स्थिति आ रही थी, कौन किस क्षेत्र को लेगा। इसीलिए कॉर्नवालिस ने बुद्धिमानी दिखाई, अब मतलब कि कुटिलता दिखाई कि उन्होंने मित्र को धोखा दिया, कह सकते हैं एक तरीके से आप, कि कहा कि भाई चलो हम ये क्षेत्र बांट लेते हैं, बाकी का इसके पास छोड़ देते हैं। वो उसकी अपनी चाल है कि वो भविष्य में उसको लेगा अपने कब्जे में। अगर वो इस समय लेता तो क्या क्या होता, आपका पूरा क्षेत्र उसको देना पड़ता, मतलब उसका बंटवारा करना पड़ता आपका। इसलिए उसने केवल आधा लिया। तो वही इसीलिए कहा गया कि शक्तिशाली हुए बिना, यानी उनको कम क्षेत्र दिए गए, हो सकता है ज़्यादा क्षेत्र मिल सकता है लेकिन उनको कम क्षेत्र दिए गए, और जो भी दिए गए वो व्यापारिक और सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और शत्रु कौन है, मैसूर। जब आप उसका आधा राज्य ले लेंगे तो जाहिर सी बात है भाई वो कमज़ोर तो हो ही जाएगा। ये आपका आप ध्यान दीजिएगा, जो कई बार होता क्या है आपका, जो चारों आंग्ल मैसूर युद्ध में
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए या अलग से क्वेश्चन आपका बन सकता है मेंस में, आपका 5 नंबर में या 2 नंबर में लिखने के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वार आपका यही है। इसमें राजनीति भी है, कूटनीति भी आपकी है और सैन्य स्ट्रेटजी है। ठीक, तो इस तरीके से आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वार समाप्त होता है और अंग्रेज अब महत्वपूर्ण भूमिका में है आपका। यहां पर देखेंगे कि आधा राज्य मैसूर का छीन चुका है आपका। अब आगे देखते हैं हम लोग फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के वार की तरफ चलते हैं। देखिए, अब इतनी अपमानजनक संधि हुई, टीपू सुल्तान को काफ़ी अपमान सहना पड़ा, उसका क्षेत्र छिन गया, लेकिन टीपू सुल्तान उससे हताश नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने आप को बहुत तेजी के साथ रिवाइव करना शुरू किया और बहुत ही जल्दी उसने अपने आप को रिवाइव कर भी लिया। अब इसने क्या किया, अपने आप को मजबूत करने के साथ साथ वह इस बात को समझ गया कि भाई हम अकेले इनका सामना करने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, विदेशी सहायता प्राप्त करने का प्रयास उसने किया। उसने काबुल, फारस, मॉरिशस और अरब वगैरह में दूत भेजे और वहाँ से राजनीतिक सहायता प्राप्त करने के लिए बातचीत करने लगा वो। अब देखिए, आप लोगों को ध्यान होगा 1789 ईस्वी में आपका फ्रांस में क्रांति हो जाती है, वहाँ पर आपका जैकोबिन क्लब वगैरह बनता है, सब कुछ होता है आपका। अब शुरू से ही फ्रांसीसी क्या थे, आपके मैसूर राज्य के सहयोगी के रूप में थे। तो टीपू ने फ्रांस की सहायता को और पाने के लिए, फ्रांस के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए उसने क्या किया, जैकोबिन क्लब का मेंबर भी बना हुआ, उसने मैसूर में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया और अपने आप को सिटीजन टीपू या नागरिक टीपू कहना, यानी वो क्या है, आपको अपने आप को फ्रांस के साथ जोड़ रहा है वह। ठीक है, इसका जो कह सकते हैं कि जो बौद्धिक विमर्श है वो अलग है, लेकिन यहाँ राजनीतिक रूप से आप देखेंगे तो वह क्या है, आपका फ्रांस के साथ अपने आप को जोड़ रहा है और नेपोलियन की सहायता पाने की प्रयास कर रहा है आपका। अब देखिए, नेपोलियन उस समय आ चुका है, 1799 ईस्वी में फ्रांस में सत्ता में आ चुका है और उसकी योजना है कि मिस्र के रास्ते होते हुए अंग्रेजों के उपनिवेश भारत पर आक्रमण किया, यानी नेपोलियन की योजना है। अब नेपोलियन की योजना है यानी अंग्रेजों को समाप्त करने की, अब टीपू की भी वही योजना है आपकी। तो दोनों क्या हो जा रहे हैं, एक कॉमन काज अगर उपस्थित हो जा रहा है तो दोनों एक दूसरे की सहायता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। टीपू भी प्रयास करता है आपका, लेकिन अब उसी समय आपका 1798 ईस्वी में आपका आ जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली आ जाएगा, जब आएगा तो उस समय तक हमने बताया कि वह फ्रांसीसी भय है, भारत के उपनिवेश पर फ्रांसीसी के आक्रमण होने का, यानी नेपोलियन के आक्रमण होने का भय आपका बन रहा था। उसी भय के मद्देनजर वेलेस्ली ने टीपू के खिलाफ, भाई वो देख रहा है कि भाई ये पत्राचार कर रहा है, विदेशियों से मदद मांगने का प्रयास कर रहा है, फ्रांसीसियों की सहायता लेने का प्रयास कर रहा है, कोई सहायता ले भी रहा है आपका, तो उसने उसके खिलाफ, भाई वो समझ गया कि टीपू के खिलाफ, मतलब टीपू क्या कर रहा है, विदेशी सहायता लेने का प्रयास कर रहा है। तो इसलिए उसने क्या किया, वेलेस्ली ने टीपू के पास ऑप्शन दिया कि भाई तुम सहायक संधि स्वीकार करो। अब सहायक संधि क्या, हम लोग जस्ट अभी नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट हम लोग उसको देखेंगे। उसने कहा कि भाई तुम सहायक संधि स्वीकार करो। टीपू ने कहा कि नहीं, हम सहायक संधि आपकी स्वीकार नहीं करेंगे। तब वेलेस्ली ने क्या किया, भाई उसको हमने कहा ना कि भाई उसको एक मौका चाहिए आपका कि कैसे हमें अपने क्षेत्र का विस्तार करना है, क्योंकि वह दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आया है कि हमें अधिक से अधिक ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना है। उसने क्या किया, उसके ऊपर टीपू पर विदेशी सहायता लेने का आरोप लगाया और एक बड़ी सेना लेकर के मराठों और निजाम के साथ उसने क्या किया, आक्रमण कर दिया। अब देखिए, अब इस समय तक निजाम 1798 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर चुके हैं। जब सहायक संधि कर चुके हैं तो जब अंग्रेज शामिल होंगे युद्ध में तो निजाम को भी युद्ध में अपने आप शामिल होना पड़ेगा। और मराठों को क्षेत्र का लालच दिया कि भाई आपको ये क्षेत्र आपको मिलेगा और होगा तो मराठे उसमें आपका शामिल होगा। अब युद्ध होगा बहुत ही जल्दी, आपका शायद संभवतः शायद 17 दिन आपके है वो, तो बहुत ही कम समय में 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपका युद्ध समाप्त हो जाएगा। टीपू युद्ध करता हुआ मारा जाएगा। आपका पूरा मैसूर राज्य अंग्रेजों और निजाम ने आपस में बांट लिया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि भाई शामिल तो मराठे भी थे, तो मराठों को क्षेत्र क्यों नहीं मिला, क्योंकि जिन क्षेत्रों को मराठों को देने का वादा किया गया था जीतने के बाद वेलेस्ली उनको वो क्षेत्र नहीं दे रहा था, इसलिए मराठों ने कोई भी क्षेत्र लेने से इनकार कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों और निजाम ने आपस में उसको बांट लिया और इस तरीके से आपका मैसूर राज्य आपका समाप्त हो जाएगा। और उसमें फिर से वाडियार वंश के ही बालक कृष्ण को राजा बना करके उसके साथ वेलेस्ली ने सहायक संधि उसके साथ उन लोगों ने कर ली। तो इस प्रकार
दक्षिण भारत में मैसूर का एक राज्य जो अंग्रेजों का एक प्रबलतम शत्रु था, और यदि उसको सहायता मिलती या देसी राज्यों का आपस में संघ बना पाता हो, यानी जो यदि मराठों ने उसका साथ देते, तो हो सकता है कि मैसूर राज्य अंग्रेजों को दक्षिण भारत से समाप्त करने में सफल हो जाता है आपका। ठीक है। अब देखिए टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ हम लोग देखेंगे कि इन लोग भाई ये भी एक देसी राज्य हैं, मराठों की तरह निजाम होता है, लेकिन ये उन लोगों की तुलना में ज़्यादा कह सकते हैं दूरदर्शी, ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण क्यों है? क्योंकि देखिए भाई हम लोग देख रहे हैं कि भाई सेना इंपॉर्टेंट है। इन लोगों ने इस बात को समझा कि भाई अगर इनसे संघर्ष करना है, इनकी यूरोपीय पद्धति पर आधारित सेना है, तो जब तक हम अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पर आधारित नहीं करेंगे, हम उनके खिलाफ युद्ध नहीं कर सकते हैं। और सभी देशी रियासतों में सबसे ज़्यादा अपनी सेना को आधुनिक बनाने का, यूरोपीय पद्धति पर प्रसिद्ध करने का किसी ने प्रयास किया है तो वह मैसूर राज्य ने ही किया है। इसीलिए मैसूर राज्य एक दक्षिण भारत के इतिहास में मजबूत राज्य के रूप में या एक संघर्षशील राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाता है। तो इस प्रकार आपका 4 एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद आपका मैसूर राज्य जितनी तेजी के साथ उत्थान की ओर अपने उत्थान को प्राप्त करता है, उतनी ही तेजी के साथ वह अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति का शिकार होता है और वह समाप्त हो जाता है। इस तरीके से आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर, चारों आंग्ल मैसूर युद्ध आपके समाप्त होते हैं। अब देखिए हम लोगों ने नेक्स्ट को देखना है सहायक संधि। इसको जल्दी से कवर करेंगे हम लोग। देखिए सहायक संधि क्या है आपका, सिंपल सी चीज है। सहायक संधि, सहायक संधि ऐसी संधि जिसमें एक दूसरे की सहायता करने का, सिंपल समझिए इसको भाई। सहायक संधि मतलब क्या है, एक दूसरे की सहायता करने का विचार, एक दूसरे की सहायता करने का समझौता होगा आपका। देखिए अब होगा क्या आपका कि सबसे पहले तो भाई जैसे कहा जाता है कि सहायक संधि वेलेजली ने लागू की। भाई वेलेजली के समय में सहायक संधि का, वेलेजली के काल में सहायक संधि का सबसे ज्यादा नाम हमको देखने को मिलता है 1798 से 1805 ईस्वी के बीच में आपको। तो क्या इसके पहले सहायक संधि का अस्तित्व नहीं था? देखिए हुआ क्या था आपका, सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था आपका। इसके बाद यानी वेलेजली पहला व्यक्ति नहीं जो सहायक संधि को लागू कर रहा है या सहायक संधि वो कर रहा है। सबसे पहले भारत में डुप्ले ने उसका प्रयोग किया था। अंग्रेज भी उसका प्रयोग पहले कर चुके थे। अवध के साथ जो 1765 में संधि हुई थी कि आपकी सीमाओं की रक्षा करें, उसके बदले में आप क्या करेंगे, हमारी सेना का खर्च देंगे, तो वो भी एक सहायक संधि थी। इसी तरीके की एक संधि कर्नाटक के साथ भी हुई थी आपकी। तो अंग्रेज भी पहले कर चुके हैं और डुप्ले भी इसको भारत में पहले आ चुका। लेकिन सहायक संधि का नाम वेलेजली के साथ ही क्यों जुड़ा हुआ है आपका, इसलिए जुड़ा हुआ है कि वेलेजली ने इसको एकदम व्यवस्थित रूप से और आक्रामक रूप से लागू किया। यानी इसको सहायक संधि को वेलेजली ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रसार का एक टूल बनाया, उसको एक उपकरण बनाया और उस उपकरण से उसने बहुत सारे क्षेत्रों को सहायक संधि के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया। इसलिए इसको वेलेजली की सहायक संधि भी कहा जाता है। और सहायक संधि का जो नाम है आपका, जो टैग है, वो वेलेजली के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि उसने बहुत ही आक्रामक तरीके से इसको किया। अब देखिए, अब सहायक संधि के जो प्रावधान हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो सहायक संधि के प्रावधान है, वो जो प्रावधान क्यों बनाए गए थे या वैसे प्रावधान क्यों रखे गए थे उसमें। हम लोग देखते हैं कि भाई कोई भी चीज होती है तो उसका कोई बैकड्रॉप होता है, यानी उसकी कुछ पृष्ठभूमि होती है, वह एकाएक हवा में आपका नहीं आता है। तो देखिए हम लोग जब देख रहे हैं कि जब क्षेत्रीय राज्यों से संघर्ष हो रहा है अंग्रेजों का, तो वो हमने देखा कि भाई हैदर अली ने एक संघ बना लिया निजाम और मराठों के साथ मिलकर। तो अंग्रेजों के समक्ष समस्या ये है कि भाई ये देसी रियासतें आपस में संघ बना सकती हैं। और क्या है आपका, भारत में विदेशियों की उपस्थिति बहुत ज़्यादा, यानी और मुख्यतः फ्रांसीसियों की, ये लोग भारत में उपस्थित भी हैं और ये लोग भारतीय रियासतों की सहायता कर रहे हैं, उनकी सेना को मजबूत कर रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं, सेनापति के रूप में कार्य कर रहे हैं आपका। तो ये दो मुख्य बातें हैं आपकी कि भाई इन्हीं चीज़ों से निकल करके आपका सहायक संधि की शर्तें देखिए आपकी कैसे आगे आती हैं कि विदेशी सहायता कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सेनापति के रूप में, सैनिक के रूप में कर रहे हैं, सलाहकार के रूप में ये लोग आपस में संघ बना रहे हैं, दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब हैदर अली तो आंतरिक संघ बना रहा है, टीपू सुल्तान विदेश से जाकर के संघ बनाने का प्रयास कर रहा है, विदेशी सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट सहायक संधि के प्रावधान क्या क्या, यही मेन इंपॉर्टेंट प्रावधान है सहायक संधि के। आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी उसमें,
कि जो भी राजा या देशी रियासत सहायक संधि स्वीकार करेगी उसकी विदेशी संबंध, विदेश नीति यानी कह सकते हैं विदेश नीति, यानी विदेश नीति में क्या होता है, या तो आप किसी के साथ युद्ध करते हैं या तो समझौता करते हैं। अब ये विदेश नीति दो मामलों पर हो सकती है, किसी देशी राज्य के साथ भाई आपके पड़ोसी राज्य के साथ भी हो सकती है और किसी वाय राज्य के साथ भी हो सकती है। तो यह दोनों के साथ जो आपका विदेश नीति होगी वो पूरे तरीके से अंग्रेजों के अधीन होगी, यानी उसमें आप बिना अंग्रेजों की सहमति किया, बिना अंग्रेजों की इच्छा के आप कोई भी युद्ध, न तो युद्ध का समझौता, न तो युद्ध का निर्णय कर सकते हैं और न ही उनके साथ कोई संधि या समझौता आप कर सकते। इससे क्या हुआ आपका, आप बाहर किसी के साथ संधि समझौता नहीं कर सकते हैं और न ही अंदर अपने पड़ोसी राज्यों के साथ आप संघ बना सकते। भाई उनके साथ जब समझौता नहीं कर पाएंगे तो संघ कहाँ से बनेगा आपका। तो हमने बताया ना पीछे भाई कि उसकी कुछ हम लोगों ने अपना अनुभव उनका है, अंग्रेजों का अनुभव कि क्या क्या हमारे लिए समस्या हो सकती है, उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए समाधान का प्रयास सहायक संधि के प्रावधान के माध्यम से किया जाएगा। देखिए दूसरी चीज भाई, उनको लगातार युद्ध कर रहे हैं, सेना चाहिए उनको, ठीक है, उनको साम्राज्य का विस्तार भी करना है आपका, ठीक, यानी सेना भी चाहिए और अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना है और पैसा भी खर्च ना हो उनका। ये तीनों चीजों की पूर्ति किससे होगी, सहायक संधि के माध्यम से। कैसे होगी आपकी, अब इसमें सहायक संधि का प्रावधान होता था कि भाई आप अपनी सेना भंग कर दीजिए, आप अपनी सेना मत रखिए, आपकी सुरक्षा के लिए एक अंग्रेजी सेना होगी, आपकी राजधानी में रहेगी, जिसका खर्च आपको देना है, या तो आप नगद रूप में दीजिए या नगद रूप में आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपना कोई क्षेत्र, वैसे मान लीजिए 2 लाख रुपए खर्च है तो आप कोई 2 लाख रुपए की आय वाला क्षेत्र आप हमको दे दीजिए उसको, ठीक है। और यदि भाई आप नगद रूप आप दे रहे हैं, आप मान लीजिए नगद रूप में दे रहे हैं, आप कई सालों तक नहीं दे पाते हैं तो क्या होगा आपका, कुछ समय के बाद आपके क्षेत्र का कोई प्रभुसत्ता युक्त प्रदेश, प्रभुसत्ता युक्त, ये नहीं कि भाई अंग्रेज लेंगे तो केवल रेंट के लिए या केवल लगान लेंगे, उससे नहीं, जब आप देंगे अंग्रेजों को तो पूरे तरीके से, यानी आपके आपका उसके ऊपर कोई राइट नहीं रह जाएगा और वो क्षेत्र पूरे तरीके से अंग्रेजों के कंट्रोल में हो जाएंगे, ठीक है। देखिए क्षेत्र भी मिल रहा है उनको, बिना खर्च किए उनको सेना भी मिल रही है आपकी, देखिए। और ये देखिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को अंग्रेजों की अनुमति के बिना नौकरी या शरण नहीं दी जाएगी। इस बात को समझिए भाई, मुख्य रूप से अन्य कोई विदेशी तो नहीं थे, मुख्य रूप से फ्रांसीसी थे आपके। फ्रांसीसी सहायता भी करते थे उनकी, सैनिक दृष्टिकोण से आपको उनको मजबूत बना रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, सैनिक साजो सामान दे रहे हैं उनको। और मुख्य रूप से खतरा उस समय तक भाई हमने बताया ना कि उस समय फ्रांसीसियों का भय है आपका, तो उस भय को पूरे तरीके से समाप्त करने के लिए वो क्या प्रावधान लाया गया कि कोई भी यूरोपीय व्यक्ति आपके राज्य में बिना हमारी अनुमति के नौकरी या शरण नहीं प्राप्त करेगा, ठीक है। इसीलिए भाई एक प्रावधान था, इसीलिए वेजली चाहता था कि सभी राज्य क्या करें, देशी रियासतें जितनी अधिक से अधिक हो सके सहायक संधि को स्वीकार कर ले ताकि हम फ्रांसीसी भय को समाप्त कर लें। और क्या है, अब इसके बदले में आपको क्या मिलेगा भाई, आपका इतना हमने ले लिया कि भाई आपकी सेना भंग करवा दी, आपकी विदेश नीति ले ली, आप किसी व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रखेंगे, तो हम क्या करेंगे आपके लिए, आपकी आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से रक्षा करेंगे। यानी आंतरिक भाई अगर यदि आपकी जनता विद्रोह करती है या कुछ आपके खिलाफ कुछ डाकू गुंडे जो भी आंतरिक समस्या आती है तो उसके खिलाफ भी सुरक्षा देंगे, और यदि बाह्य आक्रमण होता है, पड़ोसी राज्य करता है, कोई देश करता है, कोई भी करता है, तो हम उसके खिलाफ भी आपकी रक्षा करेंगे। अब इस साथ ही साथ उसने कहा कि भाई कंपनी आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह केवल एक कागज पर ही लिखा हुआ वचन रह गया, वास्तविकता यह थी कि जिस राज्य ने सहायक संधि अपनाई उसके आंतरिक मामलों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप आपका। और देखिए उसका आधार भी है आपका भाई, आपके राज्य की शक्ति का आधार क्या हो सकता है, सेना आपके पास है नहीं, उस सेना के लिए आप डिपेंडेंट किसके ऊपर है, अंग्रेजी सेना के ऊपर कि भाई सेना आपकी रक्षा करेगी। किससे रक्षा करेगी, जब कोई बाहरी आक्रमण करेगा, कोई आंतरिक विद्रोह होगा। लेकिन यदि अंग्रेज ही आपका शोषण करे या अंग्रेज ही आपका दमन करने का प्रयास करे तब आप कहाँ जाएंगे, यानी आप क्या हो जाएंगे, आप पंगु हो गए एकदम से ना। उसका इफेक्ट क्या होगा आपका, आपके आंतरिक मामले भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे और उसके ऊपर भी अंग्रेजों का कंट्रोल आपका रहेगा। और संधि के प्रावधानों के पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको देखने के लिए एक अंग्रेज रेजिडेंट शब्द आपका निकला है रेजिडेंस से। रेजिडेंस का मतलब होता है निवास। जब एक अंग्रेज निवास करेगा एक
रेजिडेंस बनाएगा अपना तो उसको क्या कहा जाएगा, अंग्रेज रेजिडेंट। और कालांतर में यह बहुत पावरफुल आदमी बन जाएगा आपका। तो अब देखिए, यह सहायक संधि का प्रावधान है आपका, जो वेलेस्ली ने लाया, और मुख्य रूप से उसका क्या मामला है, कई उद्देश्य उसके हैं ना, कि फ्रांसीसी भय को समाप्त करना है, आपस में गठजोड़ न करे ये लोग, हमारी सेना रहे, ये मजबूत ना रहे। भाई सेना हमारी है तो वो हमारे कमांड से चलेगी ना भाई, हम जो कमांड देंगे वो उससे चलेगी आपकी। तो अंग्रेजी सेना है आपकी, वो आपके राज्य में है, जब जरूरत होगी हम आपके राज्य के खिलाफ यूज करेंगे, बगल में यूज करेंगे उसको हम। इससे क्या होगा आपका, देखिए इससे क्या क्या मिला इनको आपको सहायक संधि के प्रावधानों से। सबसे ज्यादा जैसे दो हम लोग देखना है भाई, सहायक संधि में दो पक्ष शामिल हैं आपके, एक कंपनी है और दूसरी तरफ देशी रियासतें हैं। तो कंपनी को क्या क्या मिला और देशी रियासतों को क्या मिला। कंपनी को सबसे ज्यादा लाभ हुआ आपका, देखिए राजा आपके खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं, आपने उनकी सेनाएं भंग करवा दी, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है सुरक्षा के लिए, तो वो आपके खिलाफ कहां से युद्ध हो सकते हैं, ठीक, वो आपस में एक नहीं हो सकते हैं। जब आपकी सेना उस राज्य में है, आपका रेजिडेंट उस राज्य में है, तो उस राज्य की हर गतिविधि की जानकारी आपको आसानी से मिलती रहेगी। अब दूसरी चीज, आपने मान लीजिए 10 राज्यों के साथ सहायक संधि की और उन सभी जगहों पर आपकी सेना है, खर्च कौन दे रहा है, वो राज्य दे रहा है आपका। सेना किसकी है, आपकी, यानी बिना खर्च के आपके पास एक बहुत बड़ी सेना उपस्थित हो गई। और ये ऐसा नहीं कि एक ही जगह उपस्थित है आपकी, अलग अलग क्षेत्रों पर है आपका, यानी जरूरत पड़ रही है अगर से तो जस्ट बगल में मान लीजिए कहीं विद्रोह हुआ या आपके साथ कुछ संघर्ष हुआ, तो बहुत ही आसानी के साथ क्या करेंगे आप, बहुत ही कम समय में आप उस सेना को दूसरे क्षेत्र में भेज देंगे, ठीक। और इससे फ्रांसीसी हस्तक्षेप को रोकने में भी ये लोग काफी सफल हुए आपका। और दूसरी चीज, सेना जहां पे रहेगी भाई, युद्ध कहां पे होगा, दूसरे के राज्य में होगा। जब दूसरे के राज्य में होगा तो कंपनी का क्षेत्र, कंपनी का व्यापार, कंपनी की संपत्ति युद्ध के नुकसान से बची रहेगी, यानी युद्ध से कोई नुकसान कंपनी को होने वाला आपका नहीं है। सारा सब कुछ किसका नुकसान होगा, जहां पे होगा आपका उसका होगा ना, यानी लगा कुछ नहीं अंग्रेजों का और लाभ बहुत सारे मिले। एक बड़ी सेना मिली, विभिन्न जगहों पर मिली, बिना खर्च के मिली, और वही सेना क्या है आपकी, आपके क्षेत्र का विस्तार भी कर रही है। हमने ध्यान दीजिए इस चीज को, भाई सेना खर्च है। अब देखिए होगा क्या, आपका देशी रियासत है, सेना भंग कर दी आपने, लगान वसूली की जिम्मेदारी वो देशी रियासत की खुद की है। लगान वसूली किस पल पर होती है भाई, बहुत से लोग होते हैं जो लगान नहीं देते हैं, जो कुछ भी चीजें होती हैं, समस्याएं होती है, तो वो लगान वसूलने के लिए कौन साथ में होता है, सेना, सेना है ही नहीं है आपकी, तो होगा क्या आपका। और दूसरी तरफ क्या है, आपके पास सेना नहीं है, यानी लगान वसूली आपकी उस राज्य की रियासत के अच्छे से नहीं हो पा रही। दूसरी तरफ जो उस सेना का खर्च है वह बहुत ज्यादा है, वह खर्च क्या है, बहुत ज्यादा अंग्रेजों ने रखा है और उनको तय समय पर चाहिए। तो उससे क्या होगा आपका, उस देशी रियासत की आर्थिक स्थिति डामाडोल होती जाएगी। जब आर्थिक स्थिति कमजोर होती जाएगी तो क्या होगा आपका, आपने जो वादा किया कि भाई आपको अपने कुछ क्षेत्र देने पड़ेंगे, और वो क्षेत्र क्या होगा आपका, प्रभुसत्ता युक्त होगा। ये भी ध्यान देना है आपको, वो क्षेत्र क्या होगा आपका, प्रभुसत्ता युक्त होगा। तो जब क्षेत्र प्रभुसत्ता युक्त दे देंगे तो वो क्षेत्र किसके में शामिल हो गया, आपका ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया। इससे क्या हुआ, आपका ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भी हुआ। उससे क्या होगा, आपका देशी राज्यों के हाथ से धीरे धीरे उनके क्षेत्र निकलते जाएंगे और अंततः वो अपनी राजधानी के आसपास सिमट करके रह जाएंगे। और हमने बताया कि भाई जब सब कुछ के लिए डिपेंडेंट है आप अंग्रेजों के ऊपर, तो क्या होगा आपका, आपके आंतरिक प्रशासन में भी आपका कोई रोल नहीं रह जाएगा और आंतरिक प्रशासन में भी अंग्रेजों का हस्तक्षेप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अंग्रेजों का प्रभाव बहुत तेजी के साथ आपका बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखिए एक एग्जाम्पल लिखा है हमने कि भाई निजाम ने सहायक संधि स्वीकार कर ली 1798 ईस्वी में। ठीक, अब कुछ समय बाद 4-5 साल 6 साल 7 साल बाद जो क्षेत्र निजाम को थर्ड एंग्लो मैसूर वार और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के बाद मिले थे, वो सारे क्षेत्र उनको क्या हो गए, अंग्रेजों को सौंपने पड़ गए। उस जो उन्होंने अंग्रेजी सेना रखी थी अपने सुरक्षा के लिए, उसके खर्च के रूप में उनको अपने क्षेत्र क्या हो गए, सौंपने पड़ गए। भाई ये कैसी सुरक्षा है, अब सोचिए जरा इस चीज को कि आप अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सेना रखी है और वो सेना ही आपके राज्य को धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम करती जा रही है। ठीक है, तो सहायक संधि क्या है आपका, सहायक संधि एक टूल है ब्रिटिश वेलेस्ली द्वारा
ब्रिटेन के साम्राज्य विस्तार और फ्रांसीसी भय को समाप्त करने का एक उपकरण है जिसको उसने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और आक्रामक तरीके से लागू किया। उसने भाई वो क्या होता था, जाता था कि भाई ऐसा आप सहायक संधि स्वीकार कीजिए, हमारी ये चीज़ है, क्या दिक्कत है आपको, स्वीकार कीजिए। सहायक संधि अगर आप स्वीकार करें तो अच्छी बात है, स्वीकार नहीं किए तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। आप भाई अब जैसे उसने क्या किया, मैसूर के साथ किया। तो कुछ तो ऐसे शामिल हुए और कुछ स्वयं अपने आप को उस शिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिए। जैसे पेशवा हम लोग इसको देखेंगे सेकेंड एंग्लो मराठा वार के समय कि कैसे उनके आपसी संघर्ष ने पेशवा को अंग्रेजों के पास शरण जाने के लिए बाध्य किया और अंग्रेज इंतजार कर रहे थे। पेशवा उनके पास शरण मांगने के लिए गया, सहायता के लिए गया। बदले में उन्होंने क्या सौंप दिया कि चलो भाई तुम आ ही गए हो तो चलो सहायक संधि पर मेरे साइन कर दो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। जैसे सहायक संधि पर आप साइन करेंगे, आपके क्षेत्र में कई सारी चीजें या आपकी चीज क्या होता है, धीरे धीरे आपके क्षेत्र से वो चीजें कंट्रोल से होना, बाहर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक लिस्ट है, देख लीजिए। ये कभी कभी एग्जाम में क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है। सबसे पहले वेजली के समय में निजाम ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार की, फिर मैसूर ने की, फिर तंजौर 1799 में दोनों की है। मैसूर ने भी किया है और तंजौर ने भी किया है, लेकिन पहले मैसूर ने किया है, बाद में तंजौर ने किया है। 1801 में अवध ने किया, फिर पेशवा ने 1802 में किया, भोंसले नागपुर के भोंसले ने 1803 में किया। ये हम लोग पढ़ेंगे तीनों सेकंड एंग्लो मराठा वार में। और सिंधिया ने 1804 ईस्वी में किया। इसके अलावा जोधपुर, जयपुर, एक मच्छेड़ी भी है, बूंदी और भरतपुर ने भी सहायक संधि को स्वीकार किया। इस प्रकार अब देखिए बहुत ही आसानी के साथ बहुत सारे क्षेत्रों की प्राप्ति तात्कालिक रूप से भी होगी और समय बीतने के साथ तो क्या होगा आपका, जब खर्च नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा आपका, वो क्षेत्र धीरे धीरे आपके राज्य से निकल करके ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो जाएंगे। तो ये है आपके सहायक संधि, जिसका परिणाम होगा व्यापक स्तर पर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। तो ये आज की क्लास हम लोग यहीं पर अपने समाप्त करेंगे। मेरी पहली ऑनलाइन क्लास थी, मैं किया हूँ उसको। तो अगर कुछ इसमें आपको कुछ कमी समझ में आती है तो आप लोग इसका फीडबैक हमें जरूर दें, ताकि उसको मैं नेक्स्ट क्लास में उसको दूर कर सकूँ। ग्रुप में व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप उस पर भी हिट कर सकते हैं, या इस वीडियो के लास्ट में कमेंट के माध्यम से भी आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच।